नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं आपको मैं क्लास 12 का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसका मैं आपको पहला चैप्टर करा रहा हूं। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैप्टर का मैंने आपको 2 पार्ट करा दिया है। ये हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, क्लास हमारा 12th है। ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड का है, जो कि सेशन 2023 और 24 का है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा इतिहास है यानी हिस्ट्री, और चैप्टर हमारा है ईंट मनके तथा अस्थियां। इसका हम पार्ट 3rd कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहां फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे तो वहां पर हमारा जो ग्रुप है इस नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप वहां पे ओपन हो जाएगा। आप वहां पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, उस पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर, क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम पेपर और कई मटेरियल आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे ज्वाइन जरूर होना। और जो आपको ये पता होगा, हम ये जो कोर्स कर रहे हैं हिस्ट्री का, ये हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का, लेकिन इसे अदर बोर्ड भी देख सकते हैं, जैसे डीबीएससी, आईपीएससी, यूपीएससी। ठीक है, अदर बोर्ड जितने भी हैं, आपका क्या पता ये बोर्ड हो या फिर कुछ अदर हो। ठीक है, तो आपका कोई भी बोर्ड हो, लेकिन अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है, एनसीईआरटी बुक अगर आपके बोर्ड में फॉलो होता है तो आप इस सिलेबस को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस भी सेम रहेगा और चैप्टर भी सेम रहेगा, उसके अंदर का कंटेंट जो है वो भी सेम रहेगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है तो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहले आप ये जान लो कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। मैं आपको पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में बताया था कि आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसमें फिर बताता हूँ। आपको इसमें प्रारंभिक नगरों की कहानी पढ़नी है, हड़प्पा पुरातत्व पढ़ना है और सामान्य पर्यावलोकन। ठीक है, या फिर जो हमारा एक तरह से खुदाई का कार्य, खनन का कार्य जो हुआ था और जो शहरी केंद्रों का विकास हुआ था, इसकी कहानी पढ़ना है। हड़प्पाई जो ये सभ्यता है इसके बारे में पढ़ना है, और मुख्य स्थल जो है, पुरातत्वीय रिपोर्ट जो है वो सभी आपको पढ़ना है, और विचार विमर्श जो है इसका उपयोग पढ़ना है, और ये सभी आपको पढ़ने हैं। टोटल ये टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन। ठीक है, आप ये जानो, मान लो कोई व्यक्ति गरीब है और कोई व्यक्ति अमीर है। अमीर के बाद तो अमीर जो है व्यक्ति, उसके पास अधिक पैसे होते हैं और गरीब के पास कम होता है। लेकिन गरीब कोई व्यक्ति मान लो गरीब भी नहीं है और अमीर भी नहीं है, वो बीच के कैटेगरी का है। तो क्या ऐसे व्यक्ति हैं हड़प्पा समाज में? क्या तो ये आप पढ़ोगे इसमें, यानी हड़प्पाई समाज में कुछ भिन्नताएं थी, कुछ एक तरह से कंपटीशन या फिर कुछ भिन्नताएं, कुछ कमी, कुछ एक तरह से बदलाव या लोगों के बीच में परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ टॉपिक थे हड़प्पाई समाज में, ये आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, तो आप ये देखो, तो हड़प्पा समाज जो है वहां पर हड़प्पा सभ्यता, तो आप ये देखो कि हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताएं होती हैं। आर्थिक कैसे? मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, इन दोनों के बीच फर्क है, इसके पास अधिक पैसे हैं, इसके पास कम पैसे हैं। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक में किस प्रकार भिन्नता होगी? सामाजिक यानी मान लो कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में कुछ परेशानी है। मान लो ये अलग तरीके से जीता है, ये अलग तरीके से जीता है। तो इस प्रकार समाज में जो भी भिन्नताएं थी लोगों के बीच, उसका पता कैसे लगाया इतिहासकारों ने, वो आप इसमें पढ़ोगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। जो हमारा पहला तरीका है वो है समाधान का अध्ययन। समाधान का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उसी को समाधान कहते हैं। इस प्रकार की जो विधि होती है, इससे भी जो है इतिहासकार पता लगा सकते हैं कि लोगों के बीच भिन्नताएं थी या फिर नहीं थी, या फिर
नहीं थी तो अभी है या नहीं, इसका इतिहासकार पता लगाते हैं समाधान का अध्ययन कर कर, कि अंतिम संस्कार की विधि को देखकर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार जो है वो लोगों को दफना कर करते थे। मान लो कोई व्यक्ति मर गया तो उसको या तो किसी कब्र में दफना देंगे या कब्र में दफनाएंगे। ज्यादातर यही होता था कि हड़प्पा समाज के जो लोग थे उनकी मृत्यु होती थी तो उनको कब्र में दफना कर जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अंतिम संस्कार इन लोगों का होता था। कई साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं कि कई कब्र जो है उनकी बनावट जो है दूसरे से भिन्न है। मान लो कोई मिस्र की, मान लो हमारे पास जो सभ्यता था वो था मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और हड़प्पा। तो ये जो सभ्यताएं हैं, अब मान लो चीनी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां पर जो है किसी और प्रकार से अंतिम संस्कार होता था, लोगों को दफनाया नहीं जाता था। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिल्कुल दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, दूसरी जो सभ्यता है उससे बिल्कुल भिन्न है। कई कब्रों में ईंटें की चिनाई की गई है, इसके ऊपर ईंटें भी रख दी गई है कई कब्रों में। ठीक है, कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफनाए दिए गए हैं, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि हड़प्पा समाज जो था वहां पर जो व्यक्ति रहते थे वो सोचते थे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको दफनाने के बाद वो दोबारा जीवित हो सकते हैं, वो व्यक्ति जो मर चुका है वो दोबारा जीवित हो जाएगा, ऐसा विश्वास रखते थे हड़प्पाई समाज के लोग। इसलिए वो जो है वहां पर उनके कब्र के ऊपर मिट्टी, आभूषण, ईंट, ये सभी चीज वहां पर रख देते थे। सोचते थे कि ये व्यक्ति जब जीवित होगा तो इसे ये जो सामान है इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस व्यक्ति को जो मर चुका है। ठीक है, ये जो है पुनः जन्म में जो है विश्वास रखते थे। ठीक है, हड़प्पा समाज के लोग जो है पुनः जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए ये सभी चीज वो मृत व्यक्ति के बीच में रखते थे। ठीक है, और यहाँ या तो यह सोच कर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल ये लोग पुनः जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए जो है व्यक्ति को दफनाने के बाद उसके ऊपर ईंट, आभूषण, बर्तन, पदार्थ ये सभी रख देते थे। ठीक है, पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से आभूषण मिले। दोनों, मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है या फिर महिला मर जाती है तो उसको कब्र में दफनाने के बाद उसके ऊपर बर्तन, ईंटें, आभूषण रख देते थे, क्योंकि हड़प्पाई समाज के लोग सोचते थे कि वो लोग जीवित हो जाएंगे दोबारा से, पुनः जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण भी मिले हैं। ठीक है, कुछ कब्र में जो है ये सभी चीज हमको मिल जाती है। ठीक है, और जो हमारा मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल समकालीन है, बिल्कुल परिवर्तन है एक तरह से। मिस्र की सभ्यता जो है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इन दोनों में परिवर्तन कुछ कुछ मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। ये जो हमारे हड़प्पा सभ्यता है बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी, जो आप इसमें देख रहे हो चित्र सा। ठीक है, ये लोग हैं यहाँ पर छोटे छोटे, तो ये आपको दिख रहे हैं नीचे। इसे देखकर ऐसा लगता था कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, देखो हड़प्पा समाज जो था वो जो है वो छोटी मोटी चीज रखता था। जैसे मान लो मिस्र की जो सभ्यता है, ये लोग मिस्र की सभ्यता में जो लोग हैं उनमें मान लो कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वो जो लोग है वो उस व्यक्ति के कब्र के ऊपर महंगी महंगी चीजें रखते हैं। लेकिन जो हड़प्पा समाज जो था उनमें जो व्यक्ति रहते हैं वो मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर एकदम सस्ती चीजें रखते हैं जिसका कीमत बहुत ही कम होता है। तो ये आप इसमें देखोगे। ठीक है, और इसका अध्ययन करने के लिए जो है इतिहासकारों ने सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने के लिए दो वस्तुओं की एक तरह से अध्ययन किया उनका। ठीक है, पहला हमारा उपयोगी है, दूसरा विलास है। उपयोगी का मतलब होता है जो हमें बहुत ही उपयोग करते हैं, जिनका बहुत ही अहमियत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये वस्तु जो है ये बहुत ही कम दामों में बिकती है और ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जो विलास है ये बहुत ही महंगी वस्तु होती है और ये कम, इसकी जो पदार्थ है, जो बनाने का तरीका है इसका, ये बहुत ही इसका जो सामान है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता था। ठीक है, ना के बराबर मिलता था ये। ठीक है, तो इसका अध्ययन किया गया इतिहासकारों द्वारा। तो आगे चलते हैं। और उपयोगी वस्तु जो है वो ऐसी वस्तु होती है जो रोजमर्रा में उपयोग में लाई जाती है। मान लो कोई भी साबुन है, शैम्पूल है या कुछ भी ऐसा चीज है जो हमें रोज चाहिए, वो उपयोगी में आ जाते हैं। जैसे चक्किया, मिट्टी, बर्तन, सुई, ये सभी उपयोगी हो जाते हैं और इनकी कीमत भी बहुत कम होती है। लेकिन जो विलास की वस्तुएं होती है
उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ही मुश्किल से वो उपलब्ध होती है। ठीक है, यह वस्तु पत्थर, मिट्टी जैसी सामान्य जो पदार्थ हैं उनसे बनाई जाती है। जो ये हमारी जो उपयोगी वस्तु हैं वो इन प्रकार के पदार्थ से बनाई जाती है। यह वस्तुएं सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो हमारी ये चीज है, मिट्टी, पत्थर, पदार्थ, ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, मान लो कोई ऐसी वस्तु है जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है, जो महंगी तथा दुर्लभ हो, या फिर ऐसी वस्तु है जो पुरातत्वविद कीमती मानते हैं। ठीक है, जैसे फयांस, ये जो आप देख रहे फयांस है। ठीक है, इसके पात्र जो फयांस है, इसके पात्र कीमती थे। जैसे मान लो ये चीज है, ये बहुत ही कीमती था, इसके पात्र। ठीक है, इन्हें बनाना बहुत ही कठिन था। जो आप ये देख रहे हो बहुत ही कठिनाइयों से बनाया जाता था इसको। किसी जो रेत है, मान लो जो रेत है और रंग है, इन दोनों को मिलाकर जो है चिपचिपा जो पदार्थ बनता था, इसके मिश्रण से इनको पकाकर जो है इस प्रकार का फयांस जो है वो बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? तो रेत और रंग, इन दोनों को मिलाकर जो चिपचिपा पदार्थ बनता था, इनके मिश्रण से ये चीज बनाया जाता था। ठीक है, ये मैं आपको हड़प्पाई समाज के लोगों को किस प्रकार ये चीज बनाया जाता था या लोग किस प्रकार बनाते थे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, वो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। यानी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं, ये बताओ। अब ये देखो, ये जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थल तो वैसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत मिले हैं, लेकिन मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्थल है वो मैंने आपके सामने रखा है। और ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है, लोथल, ये सब जो प्रमुख स्थल है, ये जो है मैप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो मैप का क्वेश्चन आएगा, वो ज्यादातर मैप जो है, मैप के क्वेश्चन, अधिकतर जो मैप के क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो कि लोथल कहाँ पे हमारे भारत देश में, मैप जो है हमारा भारत का, उसमें नागेश्वर कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, बालाकोट, चौधरो। ठीक है, तो इस प्रकार जो उसमें आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। तो मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो लोथल है हमारा प्रमुख स्थल, नागेश्वर, धोलावीरा, बालाकोट, चौधरो, कोटदीजी, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, सुरकोटरा, ठीक है, कोदरा, ठीक है, रोपण, सुतकांगेडोर, रंगपुर, ये सभी चीज जो है, ये जो हमारे स्थल है, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो ये मैप के क्वेश्चन में आता है। तो मैंने आपके सामने बता दिया स्थल, वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारा अगला टॉपिक आता है शिल्प उत्पादन। ठीक है, यानी हड़प्पा समाज में उत्पादन का कार्य होता था। अब वहां पे उत्पादन के कार्य में क्या क्या बनाए जाते थे तथा वो किस पदार्थ से बनाए जाते थे, वो आप इसमें देखोगे। तो चौधरो नामक स्थान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, आप ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो चौधरो है ये स्थान जो है ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, ऐसे आपका मैप में क्वेश्चन भी आ सकता है कि चौधरो वर्तमान समय पे कहां पर है, किस देश में, किस साइड, ठीक है, किस देश में, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो। शिल्प उत्पादन एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अब शिल्प कार्य में क्या क्या बनाया जाते था आपको ये पता होना चाहिए था। देखो, मनके बनाया जाता था, शंख की कटाई, धातु कार्य, ठीक है, मोहर निर्माण, बाट बनाना, ये सभी जो है ये कराए जाते थे हमारे शिल्प उत्पादन में। ये सभी बनाए जाते थे। मनके बनाना, जो माले होते थे, ठीक है, इस प्रकार का ये बनाए जाते थे। और जो हमारा मनके बनाया जाता था वो किस प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता था, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये देखो, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये मनके का जो एक मोती है, छोटा सा जो मोती होता है वो है ये। ठीक है, देख सकते हो जब ये माला जैसे इस प्रकार का होता है, इसमें जो छोटे छोटे मोतियां लगे रहते हैं ना, इसी को मनके कहते हैं। अभी जो मोती है या फिर मनके हैं, ये किस प्रकार बनाए जाते थे, किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग इसमें किया जाता था। तो जो आप ये देख सकते हो, इसमें रंग, लाल रंग जो है ये लाल रंग का होता था, आप देख सकते हो। तेज पर, स्फटिक, ठीक है, करवाटज, तेलखड़ी, सोना, तांबा, फांसा, शंख, फयांस, पक्की मिट्टी, इस प्रकार के धातु से जो है हमारे मन का, जो हमारा ये मनके है, माला जो है, इसका जो मोती है उसका निर्माण होता था इस प्रकार के पदार्थ से। ठीक है, मनके बनाए जाते थे।
ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो मनके हैं इनका निर्माण किस प्रकार के पदार्थ से किया जाता है। तो आप ये लिख सकते हो पेपर में जब आए तो। वैसे आपके एग्जाम में जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 आएगा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे मैं आपको इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो कुछ मनके जो है वो 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यह मनके कई आकार के होते थे। कई आकार कैसे, मान लो कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई थोड़ा और छोटा है, ठीक है। चक्र आकार का बनाया जाता था, बेलना आकार का, गोलाकार का, ढोला आकार का और खंडित कुछ खंडों में बनाया जाता था। तो इस प्रकार के आकार के भी जो है हमारे बनाए जाते थे मनके। इन पर चित्रकारी करके इन्हें जो है सजाया जाता था। मान लो कोई भी मनके है, इसमें कुछ चित्रकारी करेंगे, कुछ चित्र बनाएंगे, कुछ डिजाइन करेंगे, ठीक है, ताकि इनका जो रौनक है, जो इनका दिखने का तरीका या फिर सुंदरता जो है वो बढ़ेगा। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। हड़प्पा समाज में जो है मनके बनाने में बहुत सारे पदार्थ का उपयोग किया जाता था, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो आगे चलते हैं। इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की जो तकनीक थी, जो हमारा टेक्नोलॉजी था, उसमें बदलाव भी किया जाता था। जैसे खेल कड़ी एवं मुलायम जो पत्थर थे, मान लो कोई भी ऐसा पत्थर है जो खेल कड़ी से बना हुआ है या फिर मुलायम पत्थर है जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिनके खेल कड़ी जो हमारे पत्थर हैं, इनसे चूड़ को सांचे में ढाल कर बनाया जाता था। जो हमारा जो खेल खड़ी नामक पत्थर है, इसको एकदम तोड़ के एकदम 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 एक तरह से कहूं तो एकदम बहुत ही पतला बनाकर, बारीकी सा बनाकर उसको ढाल ढाल कर बनाया जाता था हमारा मनके। इससे विभिन्न आकार के मनके बनाए जाते थे। तो आप समझ गए कि किस प्रकार मनके का निर्माण हड़प्पाई समाज में होता था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप इन सभी टॉपिक को नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो कॉर्नेलियन का लाल रंग जो है और जो पीला रंग है, इसके जो कच्चे माल है और आग में पकाने से प्राप्त होते थे। जो हमारा कॉर्नेलियन लाल रंग जो है और जो पीला रंग है, ये कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता था, ठीक है। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छिद्र करके प्रक्रिया जो है हमारा करके इसको जो है मनके का निर्माण किया जाता है। मान लो कोई भी ईटा पत्थर या कोई भी ऐसा खेलकड़ी नामक पत्थर है, कठोर सतह है या फिर मुलायम जो पत्थर है, उनमें घिसाई कर कर, पॉलिश कर कर और कुछ छेद कर कर जो हमारा जो ये धागा है वो उस मोती के अंदर कैसे जाएगा, जब छेद करेंगे तो ये छेद कर कर पूरी तरह से लोथल, और ये जो हमारा बनाया जाएगा मनके, ऐसे लोथल और चौधरों और धोलावीरा में छेद करने के उपकरण भी मिले हैं। जो हमारा लोथल है, आपको मैंने बताया था कि लोथल, चौधरों और धोलावीरा ये हड़प्पा समाज के, हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही प्रमुख स्थल है। तो जो हमारे छेद होते हैं या फिर जो हमारा मान लो मोती है, जो हमारा जो आपको मोती मैंने बताया उसमें जो छेद करते हैं धागा लगाने के लिए, वो इस प्रकार के औजार जो हैं वो इन स्थानों पर मिले हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट पर समीप हैं। मतलब मान लो यहाँ पे जो साइड हमारा बनेगा मैप का, तो मैप में जो इस वाला साइड, ये जो साइड हमारा, यहाँ जो समुद्र है उसके बिल्कुल समीप साइड में, ठीक है। यहाँ संग की वस्तुओं, चूड़िया और जो इस प्रकार जो हमारा जो बनाया जाता था, यहाँ से निर्मित वस्तुओं की दूसरी वस्तुओं तक ले जाना। जो मान लो यहाँ पर नागेश्वर और जो बालाकोट स्थान है, ये समुद्र तट पर स्थित है। वहां पे जो मनके बनाए जाते थे उनको हड़प्पा सभ्यता या फिर उस जगह पे ले जाने के लिए या तो जल मार्ग का उपयोग किया जाता था, या तो स्थानीय मार्ग का, या फिर वायु मार्ग का भी इस्तेमाल किया जाता था उस चीज को वहां पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आपको मैं बता देता हूं कि जो नागेश्वर और बालाकोट है, ये मैप में आपको कहां कहां मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये जो पाकिस्तान के साइड है ये हमारा नागेश्वर है, और ये जो हमारे यहां पर है ये हमारा बालाकोट है, ठीक है। बालाकोट है हमारा यहां पर, आप ये देख सकते हो। तो मैप में आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वो है इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक है, तो ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो देखो, जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, जैसे मैंने आपको बताया,
वहां जो कच्चा माल या फिर त्यागी जो वस्तुएं हैं, उनका जो कूड़ा करकट है, उनको मिलाकर इससे इतिहासकारों को अनुमान लगाया जाता था या फिर लगा लेते थे कि जो ये स्थान है, यहाँ पर जो शिल्प उत्पादन है ये कार्य होता है। ठीक है, मान लो कोई भी ऐसा स्थान है जहां पर कुछ कूड़ा करकट ऐसे चीज मिले हैं जिससे इतिहासकार को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता है। मान लो कोई मान लो मनके बना रहा है, तो उसका जो कूड़ा करकट है वो वहां पे गिरेगा, वहां पर थोड़ा गिरा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वो जो गिरा हुआ मिल रहा है इसका मतलब क्या है, वहां पर कोई चीज बनाया जाता था। तो इसी प्रकार इतिहासकार जो है अनुमान लगाया करते थे। ठीक है, और मैंने जो आपको पीछे बताया उसमें 1 मिनट, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो ये हमारा पाकिस्तान साइड का जो इलाका है, यहाँ ये जो हमारा इलाका है ये है बालाकोट, जो पाकिस्तान के साइड में, अभी मैंने आपको आगे बता दिया था। तो ये हमारा बालाकोट है, और जो हमारा यहाँ पर है ये चीज आप देख रहे हो, ये जो हमारा जगह है ये हमारा नागेश्वर है। नागेश्वर कहाँ है, तो ये है, और बालाकोट कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में। ठीक है, तो अभी ध्यान रखो, मैंने आपको 2 आगे बता दिए थे, कोई नहीं, आगे चलते हैं। और जो हमारा पुरातत्वविद सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे जो कच्चे माल हैं, इनका जो शिल्पकारी के औजार जो है, मान लो कोई भी औजार है, अपूर्ण वस्तुओं, त्याग जैसे माल, कूड़ा करकट जो है, इसको ढूंढते थे। ठीक है, और इनसे निर्माण स्थल पर और जो हमारा निर्माण कार्य है इनकी जानकारी प्राप्त करते थे। ठीक है, इनको जानकारी प्राप्त होती थी इतिहासकारों को, और किस प्रकार का यहाँ पे औजार का उपयोग हो रहा है, पत्थर कौन सा है, धातु कौन सा है, मनके कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इतिहासकार ढूंढते हैं या फिर पता लगाते हैं। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था, तो इनके जो टुकड़े हैं, कुछ कूड़े करकट जो है, इनका जो रूप है या कुछ उत्पादन स्थल जो है वहां पर फेंक दिए जाते थे। मान लो यहाँ ये जो स्थल है, यहाँ पर जो है कुछ वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, तो कुछ जो कूड़ा है, करकट है, या फिर कोई टुकड़ा है, उसको यहाँ पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। ठीक है, ताकि जो वहां पे कोई कूड़े करकट वहां पे जो फेंके हुए हैं, उनको भी कुछ ना कुछ इतिहासकार या फिर कुछ वहां पे जो हड़प्पाई जो व्यक्ति थे, लोग थे, वो भी उपयोग में लाते थे उनको। ठीक है, लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे, जो बहुत ही छोटे पत्थर जो होते थे, सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है, अति मतलब और छोटा, बहुत छोटा पत्थर जो था, उसका जो टुकड़ा था, उनका उपयोग नहीं हो पाता था, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं, उनका कोई दोबारा उनका कोई वस्तु नहीं बन सकता। ठीक है, जिस कारण उन्हें कार्यस्थल पर उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता था। मान लो यहाँ पर ये कोई स्थल है, यहाँ पर वस्तु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, वस्तु का निर्माण हो चुका है, और जो यहाँ पे जो कूड़ा करकट मिला है, मान लो वहां पे कोई भी छोटा चीज मिला है, बहुत ही छोटा पत्थर, धातु, तो उनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो उनको हम वहीं पे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, यह टुकड़े पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो पुरातत्वविद जो है हमारे, उनके लिए बहुत ही उपयोग में होते हैं ये। तो आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वो है शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। जो हमारा शिल्प उत्पादन के लिए जो हमारा शिल्प उत्पादन होता है, उसमें जो हमारा कच्चा माल लगता है, कोई भी कच्चा माल लगे, तो उसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये आप पढ़ोगे ये टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, आप पेन और कॉपी लेके बैठो ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। ठीक है, तो जो हमारा कच्चा माल है वो तो 2 तरीके से हमको उपलब्ध होता है। पहला तो हमें हमारे स्थान पर ही मिल जाता है, यानी स्थानीय स्तर पर जो हमारा उपलब्ध हो जाता है वो माल। ठीक है, जो हमारा कच्चा माल है, या फिर एक हमारा देखो कोई भी कच्चा माल होता है, या तो हमें हमारे देश में मिल जाए, या हमें हमारे स्थान पे मिल जाए, या तो कहीं किसी दूर से इलाके से उन वस्तुओं को लाया जाता था। 2 ही तरीके से मिलेंगे हमको वस्तु, या तो हमारे स्थान पर उपलब्ध है या तो दूर से लाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चे माल लगते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो कुछ पदार्थ जो है उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थे। जैसे मान लो मिट्टी है, या कुछ बाहर से भी मंगाए जाते थे, जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, ये सब बाहर से मंगाए जाते हैं और ये हमारे स्थान पर उपलब्ध हो जाता है। जड़ोड़ मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे। मान लो ये जो है कोई भी इस प्रकार का पत्थर है, बाहर से मंगाया जाता था। ठीक है, अब इसके आगे हमारा टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है उपमहाद्वीप तथा उससे आगे
आने वाला जो माल है, मान लो कोई भी ऐसा माल है जो उप महाद्वीप से आगे के इलाके से आता है, वो कौन कौन से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो जो हमारा है ये देखो, हड़प्पाई शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है, इसको प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं। ठीक है, इतिहासकार जो है, लोग जो है, जो हड़प्पाई समाज में जो लोग रहते हैं, वो बहुत सारे तरीकों का उपयोग करते हैं कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। वो कौन कौन से हैं और वो कहां से मंगाते थे। तो नागेश्वर और जो बालाकोट मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे के स्लाइड में, तो नागेश्वर और बालाकोट जो है, यहां से जो शंख है ना, ये यहां से लिया जाता था। ठीक है, यहां से मंगाया जाता था शंख को। अफगानिस्तान में जो सोतुगई है, यहां से नीले रंग का जो लोजवर्ड है और जो मणि है, यहां से मिलता है हमें। ठीक है, कुछ यहां से अफगानिस्तान में जो सोतुगई है यहां से मंगाते थे, कुछ हमें नागेश्वर और बालाकोट से मिलता था, कुछ हमें स्थानीय रूप से भी मिल जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कच्चा माल व्यक्ति जो प्राप्त करते थे। लोथल से जो कोर्नेलियन पत्थर जो है, ठीक है, वो हमें मिलता था। ये जो आप देख सकते हो मोती बनाया जा रहा है, मनके है। तेल खड़ी दक्षिणी राजस्थान और जो उत्तरी गुजरात है, यहां से भी मिला है हमको। ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी से जो तांबा मिला है और जो दक्षिण भारत से जो हमें सोना मिला है। मान लो भारत का जो मैप है, इसका जो दक्षिण साइड है, यहां से हमें सोना मिला है और राजस्थान की साइड से जो है वहां पे हमें तांबा मिला है। तो कुछ प्रकार जो हमारे जो एक तरह से मैं आपको कहूं तो जो हमारे पत्थर है, यहाँ पे कुछ भी हमारा जो कच्चा माल है, वो हमें इस प्रकार जो प्राप्त होते थे और उसी प्रकार जो है पत्थरों या फिर कुछ भी ऐसे पदार्थ का निर्माण होता था। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक है, तो ये क्या है, किस क्षेत्र से संपर्क है, तो मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखो, हाल के कुछ जो हमारा हल है, उसके कुछ वर्ष या मान लो जो हमारा, मान लो कोई भी ऐसा वर्ष या उसके कुछ वर्ष जो है, कुछ पुरातात्विक खोज से ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से भी लाया जाता था। ओमान जो है वहां से भी कुछ तांबा लाया जाता था। ठीक है, कुछ ऐसे तांबा है या कुछ भी ऐसे चीज हैं जो ओमान के साइड से भी मंगाए जाते थे। ठीक है, ओमान के तांबे तथा हड़प्पाई पूरा वस्तु दोनों से निकलकर अंश मिले हैं। ठीक है, यानी दोनों साइड से हमें बहुत ही सारे अंश मिले हैं। एक हड़प्पाई मर्तवान, जिससे ऊपर काली जो हमारा मिट्टी है, इससे ऊपर जो हमारी मिट्टी है, उससे जो मोटी परत है वो चढ़ी हुई रहती थी और ओमान से हमें प्राप्त होती। ठीक है, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो बहुत ही बड़ा साइज है और ये हमारा जो आप ये धातु देख रहे हो, ये हमें ओमान से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ओमान से एक मर्तवान मिला है। ठीक है, हड़प्पा समाज को ये देखो ओमान से मिला है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो आप ये देखो, मेसोपोटामिया के जो लेख हैं वो मगान शब्द था। ठीक है, जो मेसोपोटामिया में जो लेख मिला आपको, वो जो है मगान शब्द में लिखा रहता था। मगाद जो शब्द है, मगान जो शब्द है, वो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। जो ओमान है वहां पर इस प्रकार के लेख बोले जाते थे। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मुहर, बाट और मनके मिले हैं। ठीक है, कुछ हमें यहाँ पर भी मनके, बाट और मुहर मिले हैं। तो मुहर मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारा अगला टॉपिक है वो है मुहर और मुद्रांकन। आप ये ध्यान रखो, जो भी मैं आपको यहाँ टॉपिक करा रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको ये टॉपिक वहां पर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए इस चैप्टर को। वैसे इस चैप्टर में कुछ है नहीं, आप इसमें बिल्कुल हड़प्पा समाज के बारे में पढ़ोगे कि वहां की स्थिति कैसी थी। ठीक है, पूरा हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मुहर और मुद्रांकन। ठीक है, तो ये देख सकते हो मुहर का मतलब क्या होता है। कुछ मुहर का मतलब होता है स्तंभ, यानी मान लो कोई भी ऐसा पेपर है जिसमें स्तंभ लगाए जाते थे या फिर मुहर लगाया जाता है। मान लो आप कोई भी आप आधार कार्ड बनाते हो या कुछ भी ऐसा बनाते हो, तो उसमें एक मुहर लगता है। और मुहर किस प्रकार का लगता है, तो इस प्रकार का लगता है। ऊपर आपको एक मुहर जैसा दिखेगा और यहाँ पर जो आपको मुहर लगता है। ठीक है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पे ये मुहर का निशान रहता है और जब ये यहाँ पे दबाया जाता है तो यहाँ जो है मुहर का निशान बन जाता है। तो मुहर तो कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन हड़प्पा समाज में मुहर दूसरे प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, तो आप ये देखो हड़प्पा समाज में जो हमें एक मुहर मिला है हड़प्पा सभ्यता में, वो ये मिला है। ठीक है,
ये जो है हड़प्पा मोहर है। जैसे आपको मैंने पीछे मोहर बताया था वो दूसरा मोहर था, लेकिन हड़प्पा जो मोहर है वो ये है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो आप ये देखो कि मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग जो लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो किसी सामान से भरे जो थैले, मान लो कोई एक सामान भरा हुआ थैला जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है ना, उसके लिए मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी मोहर और मुद्रांकन का जो प्रयोग है वो लंबी दूरी से संपर्क करने के लिए किया जाता था। मान लो कोई भी ऐसा सामान है जिसको बहुत दूर पहुंचाना है, तो उसके लिए मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। तो उसकी जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाता था। थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था। यानी मान लो कोई ऐसा थैला है उसको रस्सी से बांध दिया जाता था, ऊपर मान लो ये जो है इसको बांध दिया गया और इसको दूर के स्थान पर भेजा गया। तो इसीलिए हम मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग करते हैं। उसके मुख पर जो थोड़ी सी भी जो गीली मिट्टी है उसको जमाकर उस पर मोहर से दबाया जाता था। मान लो कुछ भी ऐसा थैला है उसमें जो गीला गीला परत मिला उसको हम मोहर के रूप में उपयोग करते थे, जिससे उसकी जो गीली मिट्टी है उससे मोहर की एक छाप पड़ जाती है। मोहर का छाप मतलब क्या होता है, मान लो ऊपर एक परत है उसको जब आप नीचे लगाओगे तो उसका छाप नीचे हो जाता है। यदि अगर थैला अपने गंतव्य स्थान यानी जहां है वो वहां पर पहुंचने से पहले बने मोहर के निशान को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसका अर्थ है कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक तरीका था पहचानने का कि सामान जो है वो किसी और के हाथों में तो नहीं गया, सेफ्टी के साथ आया कि नहीं आया, ये सब इसमें पहचाना जाता था। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता लगाया जाता था। यानी मान लो जो हमारे मुद्रांकन है, इन सब जो प्रेषक है इनका पहचान लगाया जाता था इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था मोहर और मुद्रांकन, आप समझ गए होंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है हड़प्पाई लिपि। यानी जो हड़प्पा सभ्यता था इसमें जो लिपि थी, आपको पता ही था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत ही रहस्यमयी, उसकी जो लिपि जो है बहुत ही रहस्यमयी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो किस प्रकार से आपको दिखती है। तो आप ये देख सकते हो ऊपर जो ये हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि आपको दिख रहा है, हड़प्पाई लिपि जो आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से। और आपको मैं बता दूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसका जो लिपि था उसका अर्थ निकाल लिया गया था, लेकिन जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ये बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता है। इसका जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। जो यहाँ पे आप लिपि देखोगे चित्र के समान का लिपि है। ठीक है, यानी इसमें आपको चित्र दिखेंगे, लिपि कम दिखेगा, आपको चित्र बहुत दिखेगा, आप इसको पढ़ नहीं सकते। आज तक इस लिपि को इतिहासकार नहीं पढ़ पाए, बहुत ही रहस्यमय लिपि है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है वो बहुत ही चित्रात्मक लिपि है। इस लिपि में जो चिन्ह है उनकी संख्या लगभग 375 से 400 के बीच में है। इनकी जो संख्या है बहुत ही है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। हम जब अपने लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख रखा है, तो ये मैंने कैसे लिख रखा है, ये मैंने लिख रखा है बाएं से दाएं की ओर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लिपि जो है उसमें जो लोग लिखते थे वो बाएं से दाएं की ओर लिखते थे, यानी दाएं से बाएं ओर लिखते थे। हम जब लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं कैसे, बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, लेकिन वो दाएं से बाएं ओर। मान लो हम तो ऐसे लिखते हैं, यहां से हम जाते हैं बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, लेकिन वो दाएं से यहां से लिखते हैं और यहां से यहां जाते हैं। ठीक है, ऐसे जाते हैं, वो उल्टा जाते हैं हमसे। तो उनकी जो लिपि है वो बहुत ही रहस्यमय लिपि है, क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं गया। ये जो लिपि है आज तक इसको पढ़ा नहीं गया। 5 से 8 हजार साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आप ये समझ गए कि हड़प्पा लिपि जो बहुत ही चित्रात्मक लिपि है और बहुत ही रहस्यमय लिपि है। तो आप ये देखो हड़प्पा की जो मोहर है और जो तांबा, जो औजार और जो आभूषण है तथा मृद भांड जो है इस लिपि में लिखावट मिली है। मान लो ये जो हमारी लिपि है ना, इसमें हमें तांबा, औजार, आभूषण, लिपि इस प्रकार का प्रयोग यहाँ किया जाए। जैसा आप मान लो ये जो लिपि आपको दिख रहा है ये कुछ इस प्रकार तांबा या कुछ चित्र जैसा या कुछ पदार्थ जैसा आपको दिख रहा है। ये देखो ये चक्री जैसा दिख रहा है, यानी कुछ चित्रात्मक लिपि है, ये बहुत ही रहस्यमय लिपि है। ठीक है, इसका लिपि जो ये जो है हड़प्पा लिपि जो है इसका अर्थ आज तक नहीं निकाला गया, बहुत ही रहस्यमय लिपि है, आप ये ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये पार्ट 3 था हमारा इस चैप्टर का, ईट मन के तथा अस्थियां का। तो
इसमें आप ये ध्यान रखो कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है। बस इसमें आपको हड़प्पा समाज के बारे में पढ़ना है कि उसमें किस प्रकार के लोग थे, उनका बनावट, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 पार्ट में आपको पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ अभी टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो कुछ टॉपिक आपके रह गए हैं, वो मैं आपको इससे अगला पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें मैं आपको करा दूंगा वो सभी टॉपिक। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो वीडियो है या कोर्स जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे 8 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में, 3 नंबर में, तो इस प्रकार के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अगले पार्ट में थोड़े बता दूंगा मैं आपको, जो पार्ट 4 आएगा। और उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन चैप्टर हमारा अगले पार्ट में खत्म हो जाएगा, जो हमारा पार्ट 4 आएगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको टोटल पार्ट 3 तक करा दिया, जिसमें आपको मैंने बहुत टॉपिक करा दिया, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं 2-4 जो आपको मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।